हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन और उसके उपयोग। हम जानते हैं कि संसाधन होता है क्या, वो भी एक एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। तो मैंने दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ ये एनसीईआरटी बुक, और आज मैं इसी से पढ़ाऊंगा। एक एक टॉपिक इंपोर्टेंट बताऊंगा आपको, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव का जमाना हो चुका है। 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको ऑप्शनली दे रहा है, उसमें आप 50 छोड़ के ही मार सकते हैं। बहुत ही आसान हो गया, इसलिए हमने सोचा है कि एक एक टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव का हम बताएं और पूरे ये बुक का हम नोट्स के माध्यम से समझाएं। तो चलिए आपको बताता हूँ, मैं खुद आपको एक मौखिक नोट्स देने वाला हूँ। तो जानते हैं, देखिए हम पहला चैप्टर जानेंगे, इसमें संसाधन। दोस्तों चूंकि यहाँ संसाधन की तो बहुत सारी यहाँ परिभाषाएं लिखी है, जो भी चीज हमारे उपयोग में आते हैं उसे संसाधन कहते हैं। रियली अब कैसे इसको प्रूव करते हैं, जैसे कि ये बुक है, इस बुक में हमें क्या कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, ये हमारी जरूरतों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ, संसाधन हुआ है। एक्चुअली जो भी डिफिनेशन संसाधन का वो सही है, यानी कि संसार की वो सारी वस्तुएं जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करें उसे क्या कहते हैं, हम संसाधन कहते हैं। संसाधन यानी कि जो ये मैं कोट पहना हूं, ये हमारे प्रोफेशनल देखने में अच्छा लग रहा है, या ये हमें ठंडे की मौसम में ये हमसे बचाव कर रहा है, तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो ये भी क्या है, संसाधन है। अब इसी के बारे में, संसाधन के हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम दोस्तों यहाँ दिया है कि टॉपिक, आपको इसको नोट करना चाहिए, लिख लीजिए। दिया है यहाँ पे, देखिए संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। ये प्रसिद्ध भौगोलिकविद यानी कि जिम्मरमैन ने कहा था, एक कथन कहा था, उसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। कैसे, क्या कहता है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। रियली है, आपको ले लेता हूं मैं एक एग्जांपल के माध्यम से देता हूं कि पेड़ है, जब तक पेड़ है तो वो हमें फल दे रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता पूरा कर रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर, वो संसाधन। लेकिन जब पेड़ कट जा रहा है, वो एक लकड़ी के माध्यम हो रहा है, तो वो संसाधन नहीं है, क्योंकि वो बेकार पड़ा हुआ है। अगर हम उसे क्या करें, जलावन के रूप में उपयोग करें, या उसे फर्नीचर के रूप में बना के उपयोग करें, तो हमारी वो जरूरतों को अधिक उपयोगी बनाएगा, अधिक उपयोग में ला देगा। तो क्या हुआ, हमारे लिए संसाधन हो गया। तो यही कथन उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रकारों की, तो हम बता रहे हैं आपको बहुत सारे प्रकार है, ऐसे 14 प्रकार पढ़ना है। एनसीईआरटी ने एक चीज छोड़ दिया है, मैं आपको बता दूं कि ये उपलब्धता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार के, यहाँ उत्पत्ति के, उपयोगिता, स्वामित्व के आधार पर ऐसे दिया है, और विकास के आधार पर दिया है। लेकिन बता दूं आपको कि उपलब्धता के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। वो संसाधन के 2 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो एक होता है दोस्तों मानवकृत संसाधन, और एक होता है प्राकृतिक संसाधन। मानवकृत संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों, तो सिंपल है, मानवकृत संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा बना होता है। एनसीईआरटी कहने का मतलब छोटा नहीं है, मतलब कि एक नहीं होता है हेडलाइन कर देना है, ये क्या किया, अपने अंदर ही डाल दिया, उसको थोड़ा कम शॉर्ट में समझा दिया, समरी के माध्यम से समझा दिया। लेकिन मैं दोस्तों आपको उसके बारे में पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। यानी मानव संसाधन क्या होता है, यानी मानवकृत संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, तीनों नाम एक ही है। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन, मानवकृत संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। मानवकृत संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बना, उसे क्या कहते हैं, मानवकृत संसाधन। अब मनुष्य के द्वारा कौन कौन से संसाधन बनी है, आप ले लीजिए, आज मोबाइल है, बाइक है, टीवी है, ये जो भी मनुष्य के द्वारा जो संसाधन वस्तुएं बनी है, वो क्या कहलाती है, मानवकृत संसाधन कहलाते हैं, या मानव निर्मित या मानवीय संसाधन कहलाते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन की हम बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा हम पाते हैं, प्राकृतिक के द्वारा बनता है। अब क्या बनता है प्राकृतिक द्वारा, तो सिंपली आप देख लीजिए दोस्तों, हवा, पानी, समुद्र। नहर नहीं होगा, नहर आप कहेंगे तो जरा सा आप गलत होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये कंफ्यूज होता है, कोई कोई आपसे पूछ देगा कि बताओ एक नदी एक प्राकृतिक संसाधन है जबकि नहर एक मानवकृत संसाधन है, कैसे। तो आप चूंकि जानते हैं कि नहर को कौन बनाता है, नहर को मनुष्य बनाता है, नहर को मनुष्य बनाता है सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो जब ऐसी बात थी कि वो क्या बना रहा है, मनुष्य बना रहा है, तो मनुष्य जो बना रहा है चीजों को, वो तो क्या हो गया कि मानवकृत संसाधन हो गया। तो नहर क्या है, मानवकृत संसाधन। दोस्तों हम ये जान गए लोग उपलब्धता के आधार पर मानवकृत और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। हम आगे चलते हैं, हम देखिए दिया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा क्या होता है, अजैव संसाधन। ये संसाधन के अधिकतम टाइप्स में जो है ना, कुछ ऐसे वाक्यों को लगा के बनाया गया है जो आपको परिभाषा आसान से, आपको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि
शुद्ध के आगे अ लग जाए तो अशुद्ध हो जाता है, डायरेक्ट उसके अपोजिट वर्ड हो जाता है। इसी प्रकार जैव और अजैव दिया हुआ है। तो जैव संसाधन हम समझने से पहले हम समझेंगे जीव मंडल के बारे में। जीव मंडल क्या होता है? एक मतलब जीव का जो समूह होता है उसे जीव मंडल कहते हैं। तो जैव संसाधन की अगर परिभाषा हम करें तो वैसा संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त हो, यानी जीवों से मिलकर बना हो और उसमें सजीवों का लक्षण हो, तो उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कैसे? वनस्पति, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, वनस्पति होगी। चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है खाने की तरह, तो भी क्या होगा? जैव संसाधन हो गया। लेकिन हम अजैव संसाधन की बात करें दोस्तों, तो अजैव संसाधन उसके डायरेक्ट अपोजिट होता है, यानी अ लगने से उस वर्ड का ही मतलब अपोजिट हो जाता है। तो अजैव संसाधन मतलब होता है निर्जीव, यानी कि वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपको दोस्तों ले लिया मैंने धातु, चट्टान और भी बहुत सारे जो चीजें जिसमें कि सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। सिंपल है दोस्तों, सिंपल आप परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। दोस्तों और भी टाइप है, अभी तो 4 हुआ, मैंने 14 बताने की बात की थी, 14 इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ दिया हुआ आपको मैं बता दूं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है दोस्तों? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 ही प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। दोस्तों देखिए इसमें भी अ लग गया और वो शब्द अपोजिट। एक का मतलब आपको परिभाषा में बताएंगे, दूसरा आप अपने आप बना लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं देखता हूं आपको कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। तो दोस्तों नवीकरणीय संसाधन से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से उसका परिभाषा जान जाइएगा। तो मैं आपको बताता हूँ सौर ऊर्जा की बात। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब देखिए जो जल ऊर्जा है, ये सब क्या है जी? नवीकरणीय संसाधन है। कैसे? इसकी खासियत है कि ये जब जैसे कि हम धूप ले रहे हैं, सूर्य ले रहे हैं, सोलर ऊर्जा का जैसे कि प्लेट पर आता है, उसको क्या करते हैं? चार्ज होता है, फिर पुनः खत्म होता है, फिर पुनः चार्ज कर लेते हैं। बैटरी मोबाइल के लीजिए, खत्म होता है फिर चार्ज कर लेते हैं, होता है कि नहीं जी? तो ये सब क्या हो गया? सूर्य मतलब कि एक माने तो हम क्या करें? नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण। अब नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः हम क्या करें? उसका प्रयोग कर सके, या पुनः वो क्या होता है? हमें प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जल भी दोस्तों क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है। किस प्रकार? चूंकि हम बताते हैं आपको कि हम जल का उपयोग करते हैं, फिर हमें जल प्राप्त हो जाता है, वाष्प बन के जाता है, बादल बन, फिर बादल बनकर पानी बनता है, फिर ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया होती रहती है। तो हम जल को नहीं करते। ये एक उसमें एक फर्क होता है कि बस फ्रेश वाटर से वो खारा जल में बदल जाता है, वही होता है, थोड़ा प्रदूषित हो जाता है, लेकिन फर्क होता है जल रहता है। जल की मात्राएं खत्म नहीं हुई है। पीने वाले जल जो है 2.5% है, 2.5%। दोस्तों आपने नवीकरणीय संसाधन तो समझ लिया, अब समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन होता क्या है। तो दोस्तों अनवीकरणीय, जैसे कि अ लगने से उसके डायरेक्ट क्या हो गया? अपोजिट हो गया वर्ड। तो अनवीकरणीय संसाधन के मैं कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ। पेट्रोल, कोयला, 2 ही उदाहरण बताता हूँ, इसके माध्यम से आप समझ लिए। क्योंकि हम जब पेट्रोल डालते हैं तो हमें तुरंत प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त कोई भी क्रिया कर ले, जब जाने के बाद वहां से प्राप्त नहीं होगा। कोयला भी जलाने के बाद वो हमें उस जगह से जहाँ जलाया वहां से प्राप्त नहीं हो सकता है। कोयलों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिसके लिए हम जीवित नहीं रहते, इसलिए उसे हमें अनवीकरणीय संसाधन कैटेगरी में रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि कोयला बहुत ही सीमित है, आने वाले 150-200 साल बाद उसकी जो है अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो कोयला पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो अनवीकरणीय संसाधन आप एग्जाम्पल समझ गए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप परिभाषा भी समझ सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त ना हो, यानी कि वो पुनः प्राप्त हो जाता है, ये क्या होता है? पुनः प्राप्त ना हो से क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोल, कोयला और भी इत्यादि है, बहुत चीजें हैं जो कि पुनः प्राप्त नहीं होता है। तो ये सब क्या होता है? अनवीकरणीय कैटेगरी में जाता है। दोस्तों हम बात करें अगले प्रकार की, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। स्वामित्व, स्वामित्व यानी कि मालिक, स्वामी। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार, वो कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको 4 प्रकार पहले बता देता हूँ। व्यक्तिगत संसाधन, यानी इसे बोल सकते हैं हम निजी संसाधन। सामुदायिक संसाधन दूसरी है, सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है?
अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और मैं इसको आज पारा पारी आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद और 4 प्रकार है उसको भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले बता दूं आपको व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। व्यक्तिगत यानी निजी, प्राइवेट, अपना, इसे समझ लीजिए। निजी मतलब जैसे कि ये घर है मेरा, निजी है तो ये निजी संसाधन है। बाइक है तो मेरा बाइक है, ये मेरा निजी संसाधन है। समझ में आ रहा है। कुआं तालाब भी निजी होता है कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं निजी संसाधन का परिभाषा, वैसा संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो और वह अपने कल्याण के लिए यह कार्य करे तो उसे क्या कहते हैं, निजी संसाधन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल एनसीईआरटी के परिभाषा द्वारा दे देता हूँ। भूखंड, घर, अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है कि नहीं। एनसीईआरटी बुक का मैंने भी बताया था कि क्या होता है, घर और जायदाद ये सब संपत्ति जो होती है, तालाब, इस पे क्या होता है, निजी क्या होता है कि इस पे अधिकार है लोगों का, तो ये क्या निजी संसाधन है। अब अगले बात हम करें सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन में बता दे रहा हूँ आपको, वैसा संसाधन जिसपे समाज के सभी लोगों क्या हो, अधिकार हो। क्या हो, सभी लोगों का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिसपे समाज के सभी लोगों का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। किस प्रकार, शमशान घाट देखिए, शमशान घाट पर कोई रोक टोक नहीं रहता है कि इसी का लाश जलेगा, इसी के जातिवाद कुछ नहीं देखा है, सबको जलाने की छूट है। शमशान घाट हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। ये लोगों का अधिकार है। अगर उस पर कोई कह दे कि मैंने, होता है निजी कुछ होता है, जैसे जाति के कोटि में हो जाता है कि एक जाति हो गया, लोग अपना मंदिर बनवा लिए, वो अपने ही कुल देवताओं को पूजेंगे। लेकिन कुछ सामुदायिक मंदिरें होती है, कुछ सामुदायिक मंदिर, जैसे सिवान में ले लूं आपको बात करूं हनुमान मंदिर की, तो हनुमान मंदिर सामुदायिक मंदिर है, ठीक है। वहां पे हर एक तरह के लोग जाकर पूजा करता है, हर एक तरह का जो भी कुछ होता है पूजा, उसमें सब लोग भाग लेता है, किसी को रोक नहीं है। तो क्या है, सामुदायिक स्थान है। हर एक मतलब कि आप समझ लीजिए, मस्जिद भी ले लीजिए, बहुत तरह की ऐसी है जो कि क्या है जी, सामुदायिक संसाधन की कैटेगरी में आती है। मैं आगे आपको बात बता दूं, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कानूनी तौर पर राष्ट्रीय संसाधन, आप ऐसे पूरे देश की बात हो रही है तो आप किसी भी चीज को राष्ट्रीय संसाधन घोषित करना उचित नहीं समझिए। घर, जायदाद, इसको राष्ट्रीय संसाधन बोलना उचित, आपका ये जो है लाइन उचित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो कानूनी तौर पर देश के अंदर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है वो क्या है जी, राष्ट्रीय संसाधन है। कानूनी तौर पर रेलवे स्टेशन हो गया, कानूनी तौर पर है, नदी ये सब हो गया, ये सब जो है ना कानूनी तौर पर है। तो ये जो कानूनी तौर पर है वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। कोई जमीन रहता है, जैसे कि रेलवे के बगल में रहता है जो छोड़ा रहता है, वो भी राष्ट्रीय संसाधन हो गया। रोड के बगल में रहता है, वो भी राष्ट्रीय संसाधन हो गया। खेत की बात नहीं कर रहे, साइड में छोड़ा रहता है जैसे पेड़ उगलाता है, वो सब राष्ट्रीय है। कहीं कहीं लिखा रहता है, आप देखे होंगे। अब बात में करूं, देखिए यहाँ पर दिया है कुछ, इस पे क्या जानते हैं, यहाँ दिया है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन जीवों, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 200 किलोमीटर तक जो भी समुद्र के एरिया है, 200 किलोमीटर तक क्या कहता है, उस किसके अंतर्गत रहता है जी, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रहता है। जैसे हम बात कर ले अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, वो भारत के अंदर ही है कि नहीं, हिंद महासागर में है, दक्षिणी भाग में। इंदिरा पॉइंट था जो 2004 में डूब गया, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब बात हम करते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संसाधन की। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, ये चौथा प्रकार है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन देखिए दोस्तों क्या होता है, ऐसा संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करती है, यानी कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो करती है ऐसे संस्थाओं का यानी कि नियंत्रण। मैं बता दूं कि तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक छोड़कर, तट रेखा जो होती है, तट रेखा क्या होता है, तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर जो होती है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। लेकिन तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद में जो क्षेत्र एरिया पड़ती है, छोड़कर जो एरिया पड़ती है, उससे क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उस पे किसी देश का अधिकार नहीं होता, उस पे अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थाएं की अधिकार होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ दिया किसी देश का अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे संसाधनों का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं सहमति से किसी राष्ट्र को द्वारा किया जाता है। मतलब उस सहमति बैठेगा, उस पर बैठक बैठेगा, अगर उस जगह पर कहीं संसाधन कुछ खनिज निकल रहे तो पेट्रोलियम निकल रहा है तो मतलब कि आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ही कंट्रोल करती है अंतरराष्ट्रीय संसाधन को।
मैंने आपको दोस्तों तो जरा नोट कीजिएगा, इसमें भी लिखा है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र क्या कहलाता है? वो जो क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस देश से? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? 200 किलोमीटर तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर जो एरिया होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन के नाम जानते हैं। तो दोस्तों ये था स्वामित्व के आधार पर संसाधनों, स्वामित्व के आधार पर आपने तो संसाधन के प्रकार जान लिए। अब चलते हम विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार। विकास का स्तर पर संसाधन के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार। मैंने आपको 10 प्रकार बता दिया अलग अलग बेसिस के आधार पर, अलग अलग आधार पर। ये जो है विकास के स्तर के आधार पर है, इनके भी 4 प्रकार हैं। अब जानते हैं वो 4 प्रकार कौन है? तो चलिए देखिए, पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन या भंडार संसाधन, चौथा है संचित कोष संसाधन। हम इसे पारा पारी जानेंगे, एक एक को जानेंगे परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं संभावित संसाधन। मैं संभावित संसाधन को अपने भाषा में बता रहा हूँ। वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो, क्या हो? जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो, हम उसे उपयोग में लाने की संभावना रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। जैसे आपको देख लेते इस एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से हम देख लेते हैं, ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में विशेष रूप में मौजूद है, जिससे उपयोग में लाने जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक किया गया नहीं है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज हम जानते हैं कि हिमालय के जो क्षेत्र है, हिमालय के नीचे जो भाग है, उससे बहुत सारे खनिज मिल सकते हैं, लेकिन हम उसका कभी उपयोग नहीं किए हैं। किए हैं? नहीं ना किए हैं। मतलब संभावना रख ले, जिनका उत्तर अधिक गहराई में होने के कारण दुर्भग एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन सौर ऊर्जा असीम संभावना है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। दोस्तों ये क्या था? संभावित संसाधन था, जिसकी हम संभावना केवल रख सकते हैं उपयोग में लाने की, लेकिन अभी तक किए नहीं। दूसरी बात मैं करता हूँ दोस्तों, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन हम बोल सकते हैं, विकसित संसाधन को आराम से अपनी भाषा में परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका तकनीकी का खोज हो चुका है, हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उपयोग करते हैं, उसे क्या करते हैं? विकसित संसाधन करते हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बता दूं, देखिए बताया जाता है, जैसे कि मैं बता दूं आपको एग्जांपल के तौर पर, हमें लोहा अगर मिल जाए, लोहा, तो हम जानते हैं लोहा को क्या उपयोग करना है। हम लोहा को किसी भी आकार में ढालकर उसे उपयोगी बना देंगे। तो ये जो चीजें विकसित हो चुका है, इसकी तकनीकी की जो खोज हो चुकी है, विकसित हो चुका है। और तकनीकी का जब खोज विकसित हो चुका है तो उसे हम संसाधन बनाने में थोड़ी भी समय नहीं लेंगे। तो ये सब क्या है? विकसित संसाधन। बात रही यहाँ पर, हम तीसरे नंबर बात करते हैं भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन क्या होता है? मैं बता रहा हूँ भंडारित संसाधन क्या होता है। देखिए हम बुक के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि शुद्ध एनसीईआरटी बनेगी, अपनी भाषा में बताएं, लेकिन एग्जाम में पूछता है यथासंभव अपनी भाषा में दे। तो हम प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि मैं अपने भाषा में ही आप लोगों को बताऊं, आप अपने भाषा में ही एग्जाम में लिखें। दोस्तों देखिए लिखा हुआ भंडारित संसाधन, ऐसा संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध है, तथा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है, यानी कि मानव आवश्यकताओं या जरूरतों को पूर्ति करने में भी सक्षम है। उपयोग हेतु उपयोग प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, मानव जरूरतों को भी ये मतलब पूरा करने में सक्षम है, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से, यानी तकनीकी जो है ना, तकनीकी के अभाव में ये क्या हो, भंडारित रूप से देखने को मिले। जैसे कहीं कहीं आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं उदाहरण के तौर पर इसमें भी देख सकता हूँ, जैसे दिया जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिससे ऊर्जा उत्पादन असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, लेकिन हम बना नहीं पाते, अधिक मात्रा में नहीं बना पाते, और ये भंडारित रूप से देखने को मिलता है। जल संसाधन का हम उपयोग नहीं कर पाते, कहीं कहीं जल ऐसे ही पड़ा रहता है, हम उसमें क्या करते हैं कि एक डायमोड लगा, जैसे जल ऊर्जा प्राप्त होता है, बिजली में प्राप्त होता है, वो सिस्टम लगा देते हैं, वहां से हमें क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है, लेकिन हर एक जगह संभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? तकनीकी का कहीं ना कहीं हमें अभाव रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं हम संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या है? 4 नंबर संसाधन है। तो देखिए संचित कोष संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडारित संसाधन के ही अंश है। क्या है? भंडारित संसाधन के, लेकिन ये कारण होता है क्या कि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए रखते हैं भंडारित रूप से। ये क्या है? जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है।
जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के पर उपयुक्त हो सकता है, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसा संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है। और कहने का मतलब ही है कि इस जो संसाधन है ना, क्या है, संचित को संसाधन, मैं कोयला को भी ले लेता हूँ, कोयला भी जो है ना संचित को संसाधन है, यानी कि उसे सीमित रखा गया, ये फ्यूचर में मतलब जरूरत पड़े तो इसके उपयोग में लाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकता है, ये भी है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, बांधों में जलों के रूप में संचित है, कहीं कहीं बांध है उसका जल जो है वो संचित है। आने वाले मानते हैं कि यहाँ पर कहीं किसी गांव में बांध है और वहां क्या हो गया, कल अगर पूरा अकाल पड़ गया तो बाढ़ की आवश्यकता, उससे क्या होगी कि जो बांध है, बांध से पानी देकर उस गांव की आवश्यकता वो कौन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। दोस्तों बहुत गर्मी ज्यादा है। दोस्तों हम जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में, तो चलिए जानते हैं। हम जानेंगे संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधन नियोजन यानी कि आप रिसोर्सेज प्लानिंग समझ सकते हैं। तो आप जानिए संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, यानी कि अच्छे तरह से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहता है। देखिए इसका दिया वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेक पूर्ण दोहन हेतु सामान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्राथमिकता है, प्रथम प्राथमिकता है। यानी कि आप आज जान रहे हैं दोस्तों कि आज पेड़ अंधाधुंध काटा जा रहा है, जल का जो उपयोग है अंधाधुंध किया जा रहा है, और इससे क्या होगा, हमारे जो भविष्य है उनके लिए दिक्कतें सामने होगी। तो हमें उसके लिए संसाधन नियोजन की ये प्लानिंग जो है ये अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाएंगे तो हमें दिक्कत की, हमारे आने वाले जनरेशनों को बहुत ज्यादा दिक्कत। अभी देख लीजिए इतनी बीमारी, इतनी ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, आखिर हम क्या, हमने कभी गलती की है, हमने पेड़ को काटा है, हमें पेड़ से आवश्यकता मिलती है, काट रहे हैं अपनी, मतलब कि अंधाधुंध दोहन उसका कर रहे हैं, शोषण पूरा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। जब इफेक्ट पड़ेगा तो हमें कहीं ना कहीं बीमारी और किसी न किसी चीज की कमियां पड़ती है। समझ में आ रहा है? अब दोस्तों देख रहे हैं संसाधन जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है, भारत जैसी देश के लिए तो अनिवार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ घन जनसंख्या भी व्यापक है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है, कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से काफी विभिन्न है, कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधन का वही गरीब है। जैसे ले ले झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश जहाँ खनिज का कोयला का प्रचुर भंडार है। झारखंड ये सब ऐसे ऐसे राज्य है, जैसे बता दूं मैं, खनिज और कोयला का तो प्रचुर भंडार है, लेकिन उसे बता दूं उसी प्रकार बिहार में चूना पत्थर है, पैरालाइट जैसे खनिजों में भी धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कथित कारणों से उसका विकास नहीं हो पाता है। दोस्तों राजस्थान में सूर्य ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा का भी प्रचुर है। बता दो राजस्थान में जो होता है, ये बड़ा बड़ा आपने फिल्म में देखा होगा, बड़े बड़े पंखे होते हैं, पवन ऊर्जा, पवन चक्की बोलते हैं उसे। उससे क्या होता है कि वहां हम मतलब पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, यही है दिक्कत है, हम लोग तकनीकी के अभाव में वहां रुक जाते हैं। दोस्तों हमने तो ये जान लिया कि क्या होता है संसाधन नियोजन क्या होता है। अब हम जानेंगे संसाधन संरक्षण। अगला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण, यानी कि सिंपल भाषा में हम बोल दें तो संसाधनों का बचाव करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण मतलब बचाव, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जानते हैं दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारी जो पूरे विश्व में जनसंख्या करीब 8 अरब की ओर पहुंच रही है। इसमें से डायरेक्टली मतलब लार्जेस्ट जो होते हैं, बड़े जनसंख्या की मात्रा करें तो उसमें डायरेक्ट कृषि पर जुड़े हुए हैं, खाने के लिए कृषि से जुड़े हुए लोग। आप जानते हैं रूस 1 नंबर स्थान है, कृषि से जुड़े हुए। कृषि से जुड़ने के लिए इन्हें क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई अधिक मात्रा में ग्राउंड वाटर से करते हैं, और इस तरह क्या होता है, जो भूमि संसाधन का होता है उसका क्या होता है, शोषण होता है। दोस्तों शोषण होता है ना कहीं ना कहीं। मैं बता दूं आपको, देखिए सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेक मतलब सही तरीके से ना अतिशत उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति एवं पारिवारिक समस्याओं को जन्म देती है। अगर आप संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग नहीं कीजिएगा तो आपको क्या होगा, समस्याएं की सामना करना पड़ेगी। अगर इन समस्याओं को समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। संरक्षण करना पड़ेगा आपको। कह रहा है संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का
नियोजित यानी प्लानिंग के साथ साथ उसे अच्छे तरह से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ में एक एक टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ आपको, बुक लेकर इसलिए बैठा हूँ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव ना छूटे। दोस्तों यहाँ बता दो, प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारक नेताओं, चिंतकों एवं परमाद्वितों के लिए एक चिंतित ज्वलंत विषय रहा है। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे पूर्वज थे, जैसे समाज सेवी नेता और भी कुछ पर्यावरण संरक्षक, ये जो लोग थे इनके प्रति ये क्या थे, पर्यावरण के प्रति एकदम जागरूक थे। इन स्तंभ में महान दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रसाद है। महात्मा गांधी ने भी एक विचार रखा था। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। इसका मतलब समझते हैं? मैं एक बुक के माध्यम से समझा देता हूँ कि जैसे कि आजकल लोग क्या कर रहा है, दो व्यक्ति है घर में, वो क्या करेगा, बड़ा सा घर ले लेगा, रूम बनवा दिया 20 ठो, रूम में क्या करेगा, भले 20 आदमी रहे चाहे ना रहे, लेकिन 20 में क्या रहे, फर्नीचर बढ़िया सा सोफा रहना चाहिए, और सोफा क्यों ना खराब हो जाए। तो यही अर्थ वो समझाए हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। दोस्तों लोग अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अंधाधुंध जब करेंगे तो यहाँ जाहिर सी बात है कि हमें भविष्य में बीमारी या चाहे कोई भी चीज की कमियां तो महसूस होना ही है। यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा चिप्पू आंदोलन, ये आगे पढ़ना है आप लोगों को, चिप्पू आंदोलन ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम था। यानी कि जो हमारे संदीप पांडे थे, ये जो थे, ये जो वर्षा होती है ना, वर्षा के पानी को बिटोर के उसे कृषि में लेके जाए, ये इनका था और इन्होंने काम को ये पूरा किया, इसलिए इनको सराहनीय कदम दिया जाता है। गांधी जी जैसे कई चिंतक का मानना है कि मानव का स्वार्थी एवं लालची प्रवृत्ति अत्यधिक तकनीकी के शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधनों का तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। सोचिए, आवश्यकता के लिए हमें क्या करते हैं, मजबूर कर देता है ये चीज की। अगर हमें इसकी मतलब मैं मान लूं कि अभी इसकी कोई कीमत लगा दे कि ये है ना जो ये पेज वाला है, ये पेज, इस पेज का कोई कीमत लगा दे कि मैं तुम्हें इसका 1000 रुपए दूंगा, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इस पेज को फाड़ के दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे इसमें क्या है, पेड़ को काटना शुरू कर देंगे, हाँ काटे इसका, बनाइए पेपर। होता है ऐसा, होता क्या है, हइये है, ऐसा हइये है, और इसी प्रकार शोषण होता है। अब मैं बता दूं आपको कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय दोस्तों, सतत पोषणीय क्या होता है, तो मैं बता दूं, सतत पोषणीय एक ऐसा विकास है, ऐसा विकास जो टिकाऊ रहे, बना रहे, वर्तमान के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान रखे, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी वर्तमान में भी आप उपयोग कीजिए, आने वाले भविष्य को भी ध्यान में रखिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। ये दोस्तों था कुछ ऑफ टॉपिक है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जैसे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप जान लेते हैं दोस्तों बुक के माध्यम से। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों को लगभग 138 प्रतिनिधियों भाग लिए थे। इन सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर विकसित और विकासशील, विकसित देश किसे कहते हैं, विकसित देश किसे कहते हैं, जो विकास कर चुका है। मैं बता दूं आपको, विकासशील जो विकास की ओर चल रहा है उसे विकासशील कहते हैं। तो विकास की ओर चल रही है, भारत विकास की ओर चल रहा है तो ये विकासशील देश है। विकसित अमेरिका, ये अमेरिका है। विकसित कौन, अमेरिका, जो विकसित है, पूरी तरह से डेवलप है। यहाँ देखिए जो बता रहे यहाँ पर प्रतिनिधि मतलब जो जाकर उस सम्मेलन में क्या थे, सदस्य थे, शामिल थे, उसे प्रतिनिधि कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका एजेंडा 21 का जो कार्यक्रम चला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वान में रियो जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकारित 800 पृष्ठों एवं घोषणा पत्र, जिसमें सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकारित किया गया था। इस एजेंडा में 21 को गठित करने से सभी देशों को निर्देश दिया गया था। इस पर होने वाली खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। विश्व पर्यावरण कोष
कोर्स मतलब क्या बता दूं आपको, विश्व पायरवन कोर्स। जैसे कि जो भी पायरवन पर क्षति पहुंच रहा है दोस्तों, क्षति पहुंच रहा है जो भी पायरवन को, तो उसे मिलजुल कर सारे राष्ट्र मिलकर उसको क्या करे, समस्या का हल निकाले। ऐसे लिए कोर्स रहेगा, उसमें पैसा रखकर। दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो हेल्थ के मामला में, तो ये पर्यावरण के मामला में दोस्तों। अब मैं बता दूं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का मतलब कि कब आयोजन हुआ था, तो ये 23 से 27 जून 1997 यानी कि 5 साल ठीक बाद न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के 5 वर्ष बाद आयोजित था। इसके हम 5 वर्ष बाद ये हुआ था, इसलिए हम इसे प्लस क्या बोलते हैं, देखिए दिया हुआ भी यहाँ पर अच्छा से, +5 सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्योटो सम्मेलन क्या है, थोड़ा लंबा इसको, ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हर एक देश को वार्निंग मिलता है, चाइना को मिलता है कि आप थोड़ा अपना जो CO2 ये सब बहुत सारे गैसों से खतरनाक छोड़ते हैं, तो उनको रोकने के लिए कहा जाता है कि आप उसे रोकिए, वरना ये पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंच रहा है। अब देख लीजिए कोरोना वायरस आया, वहां से निकल के आज पूरे विश्व को तबाह कर दिया। ज्यादातर आज की स्थिति देख लीजिए, हमारे भारत की बहुत स्थिति खराब हो चुकी है उसकी वजह से, हुई है कि नहीं। यहाँ क्योटो सम्मेलन है, दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन आयोजित किए गए, ग्लोबल वार्मिंग से, जिसमें से 159 देशों के भाग लिए गए। इनमें से 6 गैस हो, जैसे CO2, मीथेन, NO2, HFC पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार बनाते हुए इसके उपयोग में कटौती के सहमति बनी। जैसे कि आप बता रहे गाड़ी बस इतने चल रही है, इससे जो गैस निकल रहा है उससे क्या हो रहा है कि प्रदूषित ज्यादा वातावरण हो रहा है, साउंड प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये कई तरह की प्रदूषण है। इससे हमारे क्या होगा, ऊपर कई तरह की बीमारियां होगी। इसी को कम करने के लिए, कटौती करने के लिए क्या किया गया, सम्मेलन को बैठाया गया था। समझ में आ रहा है। इसके कह रहा है कि जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों को 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% और जापान 6% कटौती पर सहमत होते हैं। इसे मॉडलिया समझित 1987 को विस्तार में माना जाता है कि इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्योटो सम्मेलन है, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जान सकते हैं या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जान सकते हैं। अब बात आती है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यानी तृतीय। तो तृतीय सम्मेलन बात करते हैं, तो यहाँ का आयोजन 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं, क्या जी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम निकल नहीं सका। कोई होता है कि हर जरूरी नहीं है कि कोई मीटिंग बैठे तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकले, ये जरूरी नहीं है। इस मीटिंग में क्या हुआ, कुछ परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब सोचिए 2000 लोग प्रतिनिधि भाग लिए थे, लेकिन इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ये मीटिंग सही है, हम कह सकते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यानी कि फेल हो चुका था। दोस्तों अगर ये पूरा चैप्टर आपको वन ही वीडियो मिल गया, जैसे कि संसाधन और उसके उपयोग, एक ही वीडियो में आपको पूरा ये चैप्टर मिल चुका है दोस्तों। आप इसे रोक कर देखें और एक एक बात को समझिए, एक एक बात मैंने बताई है, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। समझ में आ रहा है। तो दोस्तों पूरा बना लीजिए। क्वेश्चन आंसर भी है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको चूंकि इतने 5 ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अधिक ऑब्जेक्टिव आपके लिए ले आऊँ। तो मैं अधिक ऑब्जेक्टिव लाने के लिए आपको कोई ऐसा लूंगा, टारगेट का एक आता है बुक, उससे हम आपको तैयारी कराऊंगा, ताकि एक भी आपका ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में छूटे नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। काफी हमको मेहनत लगा ये बनाने में, देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है। इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इसे मैं बढ़िया माध्यम से बनाया हूँ वीडियो को, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें दोस्तों।